नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, लगातार हमलों से परेशान मोदी ने कहा, विपक्ष ने किया संसद का अपमान। नाश्ते पर मुलाकात, फिर साइकिल यात्रा। राहुल को विपक्ष में मिलने लगा महत्व। पेगासस की जांच के लिए एडिटर्स गिल्ड भी सुप्रीम कोर्ट में। गुरुवार को सुनवाई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मिले राजभर। वापसी के लिए रखी 5 कड़ी शर्तें। दिल्ली में 9 साल की बच्ची का रेप, हत्या के बाद जबरन अंतिम संस्कार किया। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला किया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि विपक्ष अपने व्यवहार से विधायिका और संविधान का अपमान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। ये संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। संसद की कार्रवाई के दौरान एक कैबिनेट मंत्री से पेपर छीनने और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट कमेंट का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि संसद का अपमान किया गया है। बता दें कि डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा था कि सदन में मोदी शाह ने 7 मिनट प्रति विधेयक की औसत रफ्तार से 12 विधेयक पारित कर दिए। ये विधेयक पास हो रहे हैं या पापड़ी चाट बन रही है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री के इस टिप्पणी से कि प्रधानमंत्री तिलमिलाए हुए हैं, केंद्र सरकार तिलमिलाई हुई है, क्योंकि ये उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि संसद में वो अपनी मर्जी चलाएंगे, अपने हिसाब से कानून बनाएंगे और जैसे भी पास करना है विधेयक पास करते जाएंगे। लेकिन पेगासस के मामले में और किसान जो कानून बने हैं उनके मामलों में विपक्षी दलों ने हंगामा कर रखा है, संसद की कार्रवाई को ठप कर रखा है। इस वजह से जो एजेंडा केंद्र सरकार का था, मोदी सरकार का था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष की मांगें बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ दिखती हैं कि जब पेगासस कांड हुआ है तो सरकार उसकी जवाबदेही क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, क्यों सरकार सीधे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, संसद में चर्चा करके जांच के आदेश निर्देश देने के लिए तैयार नहीं है, कि किसानों के जो कानून बने हैं उनको लेकर किसान 8 महीनों से हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है। तो विपक्षी दल कमर कसे हुए हैं और दबाव बना रहे हैं। जहाँ तक संसद को ठप करने का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी वो भी यही करती थी और कई बार तो उसने पूरे के पूरे सत्र को में संसद नहीं चलने दी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री जब दूसरी तरफ बैठे हुए हैं तब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये गलत हो रहा है, जबकि उनकी पार्टी खुद इस तरह का काम करती रही है। दूसरी बात जो डेरेक ओब्रायन ने कही वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। संसद कानून बनाने के लिए होती है, लेकिन कानून को जांच परख के बनाया जाना चाहिए, लगातार चर्चा और विचार विमर्श के जरिए बनाए जाने चाहिए। लेकिन अगर 7 मिनट में कोई विधेयक पारित हो रहा है और कानून बन रहा है तो ये हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, हमारी संसदीय प्रक्रिया के बारे में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इतनी फुर्ती के साथ, इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में इस तरह के कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, बल्कि ये संसदीय प्रक्रिया का अपमान है। और विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करे, और अगर वो काम कर रहा है तो इससे संसद का अपमान नहीं हो रहा। अगर संसद का अपमान हो रहा है तो उस सूरत में कि सत्तारूढ़ दल हर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको बुलडोज करने की कोशिश कर रहा है और जो जायज़ मांगे हैं उनको नकार रहा है। तो संसद का अपमान कौन कर रहा है ये बहुत स्पष्ट है। अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मानसून सत्र में चल रहे जोरदार हंगामे के बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं से नाश्ते पर चर्चा की है। 18 विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर पहुंचे। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल ने कहा कि आपको आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद ये है कि हमें एकजुट होना चाहिए। ये आवाज़ जितनी एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। भाजपा और आरएसएस के लिए इस आवाज़ को दबाना मुश्किल हो जाएगा।
उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, विपक्षी नेताओं से कहा, हमें एकता की नींव को याद रखना चाहिए और ये महत्वपूर्ण है कि अब हम इस नींव के सिद्धांतों के साथ आना शुरू करें। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कोरोना पर चर्चा हुई वैसे ही पेगासस पर भी होना चाहिए। बैठक के बाद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता साइकिल से संसद पहुंचे। आम आदमी पार्टी और बीएसपी के सांसद राहुल के नाश्ते पर नहीं आए थे। तो ये जो विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी की एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और अब नाश्ते पर आना और फिर सबका एक साथ साइकिल पर संसद जाना, ये एक बड़ी मैसेज है, इसमें बड़ा पैगाम है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो विपक्षी दल एक हो रहे हैं, बिल्कुल करीब आ रहे हैं और कांग्रेस के साथ भी उनकी निकटता बढ़ रही है। दूसरा, राहुल गांधी के नेतृत्व को अब विपक्षी दलों में मान्यता मिल रही है, राहुल गांधी की समझदारी को मान्यता मिल रही है और उनके बुलाने पर इस तरह की नाश्ता पार्टी हो रही है, विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है और राहुल गांधी उनमें जो बोल रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विपक्षी दलों के साथ आ रही है, उसकी अकड़ भी निकल रही है। वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी समझकर अपने विशिष्ट दादा भाई के अंदाज में बात करना चाहती थी, काम करना चाहती थी, लेकिन वक्त ने उसको सिखा दिया है कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर अगर वो नहीं चलेगी तो ना तो उसका भविष्य है और ना ही विपक्षी दलों का भविष्य, ना ही विपक्ष का भविष्य है। इसमें जो फायदा है वो केवल बीजेपी का है, मोदी और शाह की पार्टी का है। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस विपक्षी दलों की अहमियत को समझ रही है, चाहे वो छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, और उनके साथ मिलकर साझा मोर्चा खोल रही है। और ये लगातार इस सेशन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर संसद में जो का बहिष्कार कर रखा है या संसद की कार्रवाई को ठप कर रखा है, वो इस बारे में, इस मामले में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसको समझा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर मामले में जांच की मांग के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी से इसकी जांच कराने की मांग की गई है। उसने कोर्ट से आग्रह किया कि वो सरकार से स्पाईवेयर सौदे की जानकारी और निशाना बनाए लोगों की सूची मांगे। पेगासस की जांच की मांग के लिए अब तक कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में इसी गुरुवार को सुना जाना है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित पत्रकारों के कई संगठनों ने 2 हफ्ते पहले बयान जारी करके पेगासस से कथित जासूसी की निंदा की थी। इसने कहा था कि उन्हें लगता है कि नागरिकों की जासूसी करने से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। इसने कहा था कि इसीलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पेगासस स्पाईवेयर पर उठ रहे संदेहों को दूर करे और इस मामले में वो खुद को साफ सुथरा साबित करे। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक पेगासस की जांच के लिए याचिकाएं इकट्ठी होती जा रही हैं। इस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की इस याचिका के पहले 2 वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार भी पहुंच चुके हैं। उसके पहले और भी 3 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में पेगासस कांड की जांच के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब याचिकाओं का अंबार लगता जा रहा है और जाहिर है कि गुरुवार से उसकी सुनवाई भी शुरू हो रही है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक जांच कमेटी पहले ही बना दी है। तो अब 2 तरफा दबाव केंद्र सरकार पर पड़ना है और तीसरा मोर्चा जो विपक्षी दलों ने संसद में खोल रखा है। तो सरकार हर तरफ से घिरती जा रही है पेगासस कांड की जांच को लेकर। अब देखना यह है कि सरकार इस दबाव को कब तक बर्दाश्त कर पाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक ऐसा निर्णय दे दिया, कोई एक ऐसा निर्देश दे दिया जो सरकार के लिए बाध्यकारी हो गया कि सरकार इसकी जांच कराए या सुप्रीम कोर्ट खुद ही कोई जांच की व्यवस्था कर दे, तो सरकार की किरकिरी और भद होना निश्चित है। तो सरकार जिस चीज़ से बच रही है, टाल रही है, अपनी करतूतों को छिपाने की कोशिश कर रही है, उसको अब वो बहुत ज़्यादा दिनों तक शायद ही कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब ये रंजन गोगोई और बोबडे वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये एनवी रमन्ना वाला सुप्रीम कोर्ट है और इसमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो इन मामलों में सख्ती के साथ ज़्यादा न्याय संगत ढंग से काम करेंगे और उसमें सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो अब देखना है कि गुरुवार से जो सुनवाई हो रही है वो किस तरह से आगे बढ़ती है और उसके क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं।
पिछले कुछ महीनों से बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले। मुलाकात के बाद जो बयान उन्होंने दिया वो इस ओर साफ इशारा करता है कि अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राजभर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी जोड़ दिया कि अगर बीजेपी उनकी 5 मांगों को मान लेती है तो वो उनके साथ जाने पर विचार करेंगे। इन 5 मांगों में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी शामिल है। राजनीति में शिष्टाचार भेंट नहीं होती है कहने वाले राजभर ने स्वतंत्र देव के साथ हुई अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा है। तो आप समझ सकते हैं राजभर जैसे नेता क्या करते हैं चुनाव में। वो मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं और अपने लिए बेहतर डील हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर राजभर यही करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ओवैसी को भी आमंत्रित कर लिया था और अब जब उनसे पूछा गया कि ओवैसी का क्या होगा तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारे बीच में कोई समझौता ही नहीं हुआ है। तो ये जहाँ समझौते की बात आ रही है वहाँ पर राजभर साहब का ईमान डगमगा रहा है। पहले वो खरी खोटी सुना रहे थे बीजेपी को कि डूबता हुआ जहाज है, उसके साथ कौन जाएगा, और अब लगता है कि बीजेपी के लालच का जाल उन्हें लुभा रहा है और वो उसमें फंसने के लिए तैयार भी हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि अकेले जाने से नुकसान हो सकता है या छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से वो फ़ायदा नहीं होगा जो बीजेपी के साथ रहने से है। तो शायद इसलिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी वो अपना पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक ज़मीन तैयार हो रही है पूरे संघ परिवार की तरफ से इन दलों को जोड़ने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं। लगता है राजभर पर भी उसका असर हो रहा है और वो भी मन बना रहे हैं कि वापस एनडीए में जाएं, योगी आदित्यनाथ से साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। और जाहिर है कि ऐसे नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, कोई भरोसा नहीं होता, ये कब कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इनके पास एक छोटा सा वोट बैंक होता है जो जिसके साथ चले जाते हैं उसका कुछ फ़ायदा हो जाता है और इसीलिए ये अपने इस वोट बैंक के बल पर बार्गेनिंग करते हैं, अपने लिए बेहतर डील हासिल करते हैं और राजभर साहब भी उसी दिशा पर चल पड़े हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद उन कथित हमलावरों ने ही जबरन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस मामले में एक पुजारी और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। घटना पुराने नांगल गांव के श्मशान घाट में रविवार को हुई। पुलिस के अनुसार श्मशान घाट के सामने किराए पर 9 साल की नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपनी मां को बताकर श्मशान घाट के वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी। पुलिस के अनुसार श्मशान घाट के पुजारी पंडित राधेश्याम और नाबालिग लड़की की मां को जानने वाले 2-3 अन्य लोगों ने उसे श्मशान में बुलाया और लड़की के शव को ये कहते हुए दिखाया कि वाटर कूलर से पानी पीने के दौरान उसे करंट लग गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि बच्चे की मां से पुजारी और 2-3 लोगों ने कहा कि अगर आप पीसीआर कॉल करते हैं तो पुलिस इसका मामला बनाएगी और पोस्टमार्टम में डॉक्टर लड़की के सभी अंगों को चुरा लेंगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची के शव को उनके माता पिता की सहमति के बिना ही कथित तौर पर श्मशान घाट में जला दिया गया। तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कितना दुर्भाग्य है कि इस तरह से कि एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म की हरकत हुई, फिर उसकी हत्या भी कर दी गई और उसे जला भी दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो लोग थे जिसमें एक पुजारी भी शामिल है, आप समझ सकते हैं हिंदू पुजारी उसमें शामिल है और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। ये दुखद भी है, क्षोभजनक भी है और इस तरह की चीज़ों पर पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है तो ये आगे के लिए भी मिसाल नहीं बनेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस इसमें सख्ती बरतेगी और इन जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार तो कर ही चुकी, उनके खिलाफ तमाम सबूत जुटाकर पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए उन्हें अधिकतम सज़ा दिलाने की व्यवस्था करेगी और यही एक न्याय हो सकता है उस बच्ची के साथ, उसके परिजनों के साथ, जो कि होना ही चाहिए। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना होती है, ये पूरे समाज के लिए शर्मनाक है।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को न केवल पसंद करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।